हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम मैंने दिया हुआ है लैडर टू विक्ट्री सीरीज़। अब ये लैडर कौन सी विक्ट्री के लिए है ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अभी हम यूकेपीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं का ये एक लैडर आपके लिए बनेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका इंग्लिश लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें जो भी राइटर्स आपके दिए हुए हैं, हम पहले उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे राइटर्स के। तो आज जो फर्स्ट यूनिट है उसकी पोएट्री, उसके 3 राइटर्स मैंने लिए हुए हैं, 3 पोएट्स लिए हुए हैं। एक है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है आपकी जॉन किट्स, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो आज के इस सेशन में हम इन तीनों के जो एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे अदर राइटर्स इसमें कवर होते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इन वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, व्हाट डज द टर्म इमेजिनेशन सिग्निफाई। जो वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द प्रिल्यूड, उसमें जो इमेजिनेशन है वो क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अ फैंसीफुल escape from reality, the divine faculty of creation, a psychological process of memory, या फिर the capacity for satire। तो जो इनका इमेजिनेशन है या फिर वर्ड्सवर्थ के व्यूज हैं इमेजिनेशन के, वो क्या है, वो है द डिवाइन फैकल्टी ऑफ क्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो हमारा सही रहेगा, द डिवाइन फैकल्टी ऑफ क्रिएशन। क्योंकि उनके जो व्यू थे वो एक स्पिरिचुअल और एक क्रिएटिव फोर्स को दिखाते थे, एक जो भी उनको पोइटिक एक्सपीरियंस था उसके थ्रू। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द डिवाइन फैकल्टी ऑफ क्रिएशन। क्वेश्चन, हाउ डज वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ चाइल्डहुड डिफर फ्रॉम अर्लियर पोएट। जो पहले के पोएट्स थे रोमांटिक एज के पहले के, न्यू क्लासिकल, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप को लेते हैं उनसे, और जो वर्ड्सवर्थ का जो नज़रिया है बचपन को देखने का, चाइल्डहुड को देखने का, वो कैसे डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो चाइल्डहुड को सीज इट एज अ टाइम ऑफ ओरिजिनल सिन के फॉर्म में देखते थे, या फिर ही ग्लोरीफाइज इट एज अ स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर, या फिर ही डिसमिस इट एज अनइम्पोर्टेंट। तो अनइम्पोर्टेंट तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना था, सिन भी नहीं बोला था। एजुकेशनल एस्पेक्ट पर उन्होंने फोकस नहीं किया था, क्योंकि वो तो खुद ही बोलते थे कि लेट नेचर बी योर टीचर, किताब के कीड़े से बाहर निकलो और नेचर को अपना दोस्त बनाओ, नेचर से सीखो, ये उनका था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही ग्लोरीफाइज इट एज अ स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। वो नेचर को एक डिवाइन ट्रूथ मानते थे और उसको कनेक्ट करने की बात करते थे, हमेशा नेचर के ही क्लोज वो रहते थे, इसलिए उनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी बोला जाता था। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज कीट्स फेमस ओट्स सीरीज रिटन। ओट्स की सीरीज कब आई थी उनकी, जिसमें उनके फेमस जो ग्रेटेस्ट ओट्स थी, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न है, टू ऑटम है, ये सारी ओट्स आपकी आई थी 1819 में। ऑप्शन नंबर सी 1819 इज द करेक्ट आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड का है कि मैथ्यू आर्नोल्ड लीगेसी एज अ क्रिटिक इज लार्जली डिफाइंड बाय। कौन से पॉइंट से हम कह सकते हैं, मतलब कि उनकी जो लीगेसी है एज अ क्रिटिक, किससे। हिज प्रमोशन ऑफ रोमांटिसिज्म, नो, ऐसा नहीं था। हिज एडवोकेसी फॉर कल्चरल एंड मॉरल रिफॉर्म, हो सकता है। हिज रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन, नो। हिज फोकस ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्नोल्ड के जो क्रिटिकल वर्क्स हैं वो मतलब इम्फोसाइज करते थे जो कल्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरतें होती थी, और जो भी इंटेलेक्चुअल थिंग्स होती थी, और जो चैलेंजेस थे उस टाइम के, उनको वो एड्रेस करते थे। तो सही आंसर होगा हमारा हिज एडवोकेसी फॉर कल्चरल एंड मॉरल रिफॉर्म, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, कि हिज एडवोकेसी फॉर कल्चरल एंड मॉरल रिफॉर्म। यानी कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उसकी जो लिगेसी एज अ क्रिटिक, कैसे इसको लार्जली डिफाइंड बाय, कैसे, कि उनकी जो एडवोकेसी थी कल्चरल और मॉरल रिफॉर्म के लिए, जो भी उन्होंने किया था, वो जो इम्फोसाइज करते थे डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो चैलेंजेस थे उस टाइम के लिए उसको अपने वर्क्स में वो दिखाते थे, इसलिए उनको एक बेहतरीन क्रिटिक उस टाइम का माना जाता था। अगला है, आर्नोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट रेफर्स टू।
क्या रेफर करता था उनका स्वीटनेस एंड लाइट? ये इन्होंने स्वीटनेस एंड लाइट जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने कल्चर एंड अनार्की में दिया था। कहाँ पे दिया था? कल्चर एंड अनार्की जो इनका वर्क था वहाँ पे इन्होंने एस्थेटिक ब्यूटी है और इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है, उसके बीच में एक ब्रिज या फिर हम कह सकते हैं एक बैलेंस को बताने के लिए इन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा द हार्मनी बिटवीन ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस इन कल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे सही होगा, द हार्मनी बिटवीन ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस इन कल्चर। व्हाट इज द थीम ऑफ ला बेले डैम सेंस मर्सी? जॉन कीट्स का ये वर्क है, इसकी थीम क्या थी? लव एंड बिट्रेयल है, द ट्रांजियंस ऑफ लाइफ है, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ब्यूटी है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो ये तीनों ही इसकी थीम है, तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ये जो पोएम है ये फोकस करती है लव को, बिट्रेयल को, और जो भी कीट्स के फैसिनेशन था ब्यूटी को लेके, सेंसुअसनेस को लेके, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। तो लव एंड बिट्रेयल भी था, लाइफ के बारे में थी, डिस्ट्रक्टिव पावर है ब्यूटी की, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड एडवोकेट्स फॉर पोएट्री दैट? क्या बोला था उन्होंने कि जो उनका प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स था उसमें पोएट्री के लिए उन्होंने क्या बोला था कि क्या रिप्रेजेंट करती थी वो? मिरर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में प्रिंसिपल्स की कोई बात नहीं थी। एलिवेटेड लैंग्वेज, नो, उन्होंने तो ये बोला था कि पोएट्री जो है सामान्य भाषा में, कॉमन लोगों की लैंग्वेज में होना चाहिए, जो दिल से निकल रहा है उसको लिख दो, वही पोएट्री है। हिस्टोरिकल थीम्स, नो। ये था कि ये रिप्रेजेंट करती थी कॉमन लाइफ एंड इमोशंस इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में जो भी कॉमन लाइफ है, इमोशंस है, उनको रिप्रेजेंट करती थी। क्योंकि उनका मानना ही ये था कि वर्ड्सवर्थ का जो बिलीव था वो ये था कि जो पोएट्री है वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए होनी चाहिए और उसमें ऐसे इमोशंस होने चाहिए जो यूनिवर्सल हो, जो सभी लोग फील करते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। Next question, which term does Arnold use to describe poetry in his essay The Study of Poetry? जो उनका एक वर्क था, एक ऐसे है स्टडी ऑफ पोएट्री, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि पोएट्री इज व्हाट? पोएट्री इज द वॉइस ऑफ रीजन, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, या फिर अ मिरर ऑफ नेचर। तो बहुत ही फेमस लाइन है इनकी, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएट्री, व्हाट डज द व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर प्रीस्ट रिफर्स टू? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में जो कॉन्सेप्ट है एक नेचर प्रीस्ट का, जो उनको बोलते हैं कि प्रीस्ट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वो क्या रेफर करता है? कि वर्ड्सवर्थ एक रिलीजियस लीडर हैं हु सेलिब्रेट क्रिएशन, नो। अ पोएटिक पर्सोना डीपली कनेक्टेड टू नेचर, सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स, नो, नॉट हिस्टोरिकल फिगर्स। साइंटिस्ट, नहीं, साइंटिस्ट की तो बात ही नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा अ पोएटिक पर्सोना डीपली कनेक्टेड टू नेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वो खुद को हमेशा ये एक नेचर के इंटरप्रेटर के रूप में उन्होंने दिखाया है खुद को। तो सीधे सीधे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो डीपली कनेक्टेड है नेचर से, चाहे हम उनको कोई भी वर्क ले लें, चाहे हम टिंटन एबे ले लें या फिर इमॉर्टली ओड ले लें, उस सभी चीज़ों में उन्होंने नेचर को ही सबसे हाईएस्ट माना है। तो सही आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न, स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चैटेट्यूज रिफ्लेक्ट्स, ये आर्नोल्ड का वर्क है। आर्नोल्ड की ये लाइन है, ग्रैंड चैटेट्यूज से जो ये लाइन ली गई है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती है ये लाइन? कि द टेंशन बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, या आर्नोल्ड्स पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, या फिर द ट्रांजिशन फ्रॉम फेथ टू डाउट इन द विक्टोरियन एरा, या फिर द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्रांजिशन फ्रॉम फेथ टू डाउट इन द विक्टोरियन एरा। ये जो लाइन है ये आर्नोल्ड के, जब वो इनसर्टिनिटी का टाइम है या फिर जो डिक्लाइन हो रहा है रिलीजन का और एक सेक्युलरिज्म आ रहा है, उसके बीच का जो इन्फ्लुएंस है, उसके बीच का जो डाउट है, उसको इस लाइन के थ्रू उन्होंने दिखाया। तो जो ट्रांजिशन था फेथ और डाउट का विक्टोरियन एरा के टाइम पे, वो इस लाइन में रिप्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज टिंटन एबे कंसिडर्ड रिवॉल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम? टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ का वर्क है,
क्यों इसको रिवॉल्यूशनरी उस टाइम पे माना गया था? क्योंकि इस पोएम में क्या था, इनकॉर्पोरेट्स ब्लैंक वर्स इन अ पॉलिटिकल कोड, नो ऐसा तो नहीं था। इट कंबाइंस पर्सनल रिफ्लेक्शन विद नेचुरल डिस्क्रिप्शन, हो सकता है। अगले ऑप्शन देखो, इट क्रिटिसाइज रिलीजियस डोगमा, नो। इट यूजली नो नो ऑर्डिनेट डिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में। तो सही होगा इसका, इट कंबाइंस पर्सनल रिफ्लेक्शन विद नेचुरल डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या था, एक हम कह सकते एक मिक्सचर है, मिक्सचर हम बोल सकते हैं, जिसको एक इमोशनल कनेक्शन है नेचर के साथ, और साथ ही साथ जो रोमांटिसिज्म उभरता हुआ आ रहा था, उन दोनों का एक मिक्स था। तो सही आंसर है कि जो पर्सनल रिफ्लेक्शन है और नेचुरल डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों को कंबाइन करके ये पोएम को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। Next question, which poem by Arnold begins with the line The sea is calm tonight, the tide is full and the moon lies far? कौन से वर्क की लाइन से? इनके स्कॉलर जिप्सी की है? नो। थायरसिस की भी नहीं है। टू मार्गरेट कंटिन्यूड, इसकी भी नहीं है। ये है आपकी डॉवर बीच की लाइन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। डॉवर बीच की स्टार्टिंग लाइन है द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल एंड द मून लाइज फेयर। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, कीट्स एपिटैफ रीड्स, कीट्स का जो एपिटैफ है जॉन कीट्स का, वो क्या था, मतलब उस पर क्या लिखा हुआ था? अ पोएट ही हु लिव्ड फॉर ब्यूटी एंड ट्रूथ, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर। क्यों ऐसा लिखा था उन्होंने, इतना क्यों, इतना मेलनकॉली? क्योंकि उनको ये लगता था कि जब वो मतलब जब कि उनको उनकी लाइफ में कोई भी फेम नहीं मिल पाया, और हुआ भी ऐसा ही था। उनकी डेथ के बाद ही उनके जो वर्क हैं वो फेमस हुए थे। तो स्टार्टिंग में उन्हें यही लगता था, और उन्होंने अपना एपिटैफ खुद ही लिखा था कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन टू ऑटम? कौन सी यूज हुई है टू ऑटो में? हाइपरबोल है, इमेजरी है, आयरनी है, या फिर एग्री? तो इमेजरी जो है ये प्रोमिनेंट फैक्टर रहा है एक सेंसरी इमेजरी को वो करने में, रिफ्लेक्ट करने में, और साथ ही जो ऑटम सीजन है उसके साउंड्स को, उसकी जो भी फीलिंग है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इमेजरी डिवाइस का यूज किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, इमेजरी। कीट्स डिस्क्रिप्शन इन ऑफ ऑटम इन टू ऑटम हाईलाइट, जो भी उन्होंने टू ऑटम में ऑटम का डिस्क्रिप्शन दिया था वो क्या हाईलाइट करता था? कि द एबेंडेंस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द सीजन, जी हाँ ये करता था। द मेलनकली ऑफ डिक्लाइन, यस। द हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जी हाँ ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब ये जो पोएम थी इसमें जो भी रिचनेस है ऑटम सीजन की, और जो डिक्लाइन है, और जो एक मतलब उन्होंने ये दिखाया था कि एक लाइफ और डेथ के बीच में जो बैलेंस है उसको शो करने की कोशिश की थी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम बिगिंस विद द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड काफी बार रिपीट हो चुका है। एंड्रीमियन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो इसको आंसर कर लेगा। एंड्रीमियन जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है बाय जॉन किट्स, इसकी ये ओपनिंग लाइन्स हैं। Next question, Ode on a Grecian urn. What do the unheard melodies symbolize? Heard melodies are sweeter, those unheard melodies are even sweeter. कुछ इस टाइप की जो लाइन है, इसमें जो unheard melodies वर्ड है, जो ये फ्रेज है, ये क्या सिंबलाइज करता है भाई? ये एक्चुअल में पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि द फेलियर ऑफ आर्ट टू कन्वे इमोशंस, नो ऐसा नहीं है। द इमोर्टलिटी ऑफ ब्यूटी इन आर्ट, या फिर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ म्यूजिक, नो। द साइलेंस ऑफ डेथ, नो। ये सिंबलाइज करता है द इमोर्टलिटी ऑफ ब्यूटी इन आर्ट। मतलब जो भी परफेक्ट नेचर है आर्ट का, उसका जो टाइमलेस है और वो बिल्कुल अनस्पॉइल्ड रहता है टाइम के साथ भी, वो चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट की गई हैं। तो हमारा आंसर सही होगा द इमोर्टिलिटी ऑफ ब्यूटी इन आर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिक इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? क्या क्रिटिसाइज करता है यहाँ पर? क्रिटिक नहीं होगा, क्रिटिसाइज होना चाहिए आई थिंक। कि क्या क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेटेरियलिज्म, पॉलिटिकल करप्शन को तो नहीं किया है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को भी नहीं किया है, मिलिट्री के कॉन्फ्लिक्ट को भी नहीं किया है। इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको इसमें क्रिटिसाइज किया था, और मेटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Keats mean by the veil of soul making? A belief in soul's development through suffering, a metaphor for the afterlife? No, ऐसा नहीं है. A reference for the poetic creation या a critique of organized religion? तो ये तीनों ही बातें गलत हैं. BCD इसका सही आंसर होगा अ बिलीफ इन द सोल्स डेवलपमेंट थ्रू सफरिंग. जो कीट्स ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा था और जो भी उनको लगता था कि एक ह्यूमन के लिए आवश्यक है उसकी सोल को एक शेप देने के लिए, और साथ ही साथ जो भी उसकी फिलोसॉफिकल आइडियाज थे वो कीट्स ने बताए थे. तो सही आंसर है इसका अ बिलीफ इन द सोल्स डेवलपमेंट थ्रू सफरिंग. मतलब सफरिंग के थ्रू कैसे किसी किसी का डेवलपमेंट होता है, एक सोल का या एक ह्यूमन बीइंग का, ये चीजें इसमें दिखाई गई थी. है इन ओड टू नाइटिंगेल द लाइन दो बेस्ड नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड सजेस्ट. क्या मतलब है इन लाइंस का? ओड टू द नाइटिंगेल फेमस बाय जॉन कीट्स कि इसमें द बर्ड्स इटर्नल नेचर या द पोएट्स विश फॉर इमॉर्टलिटी, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ या फिर द इनएबिलिटी ऑफ डेथ. तो इसका सही आंसर होगा द बर्ड्स इटर्नल नेचर. जॉन कीट्स ने नाइटिंगेल को एक सिंबल माना था. किसका सिंबल माना था? इमॉर्टलिटी का सिंबल माना था. तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द बर्ड्स इटर्नल नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हिज वर्क्स डिड मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्रेस द फॉलोइंग कोट. कौन सा कोड? द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन. ये कोड भी आप लोग याद कर लेना, पूछे जाते हैं. कौन से वर्क में इन्होंने ये बोला था? ये इन्होंने बोला था कल्चर एंड अनार्की में. ऑप्शन नंबर बी, कल्चर एंड अनार्की हमारे यहाँ पे सही होगा. ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन इज टोल्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन कल्चर एंड अनार्की. Question in Tintin Abbey, what does the phrase the still sad music of humanity refer to? अब देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं. क्या? एक तो टिंटन एबे, ये तो खैर पता ही है वर्ड्सवर्थ का, इसको छोड़ दीजिए. ये द स्टिल सैड म्यूजिक फॉर ह्यूमैनिटी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है वर्ड्सवर्थ की. तो ये टिंटन एबे से ली गई है. लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि रिफर टू, क्या बताना चाहती हैं ये लाइंस की? नेचर्स इंडिफरेंस टू ह्यूमन सफरिंग, द यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन, द लॉस ऑफ इनोसेंस या द क्योर्स ऑफ अर्बन लाइफ. तो ये है द यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन. ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा. जो ये जो फ्रेज है या जो लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ का जो भी मानना था, जो भी उनका रिफ्लेक्शन था ह्यूमन स्ट्रगल की तरफ, उसको दिखाया था. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है. Question, the phrase "beauty is truth, truth is beauty" appears in which of Keats' poem? Keats की लाइन्स हैं. ओड ऑन अ नाइटिंगेल से ली गई है? नहीं. ओड्स ऑन अ ग्रेशियन अर्न की हैं. ला वेले डैम सेंस मर्सी की नहीं है. एंड द ऑटम की भी नहीं है. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है हमारा ओड्स ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही था, क्योंकि वो बिलीव करते थे जो भी रिलेशनशिप है ब्यूटी एंड ट्रूथ का, हम कह सकते हैं इटर्नल रिलेशनशिप है, और जो जो भी उनकी एस्थेटिक फिलोसफी थी उस पर वो बिलीव करते थे. और ट्रूथ ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये लाइंस जॉन कीट्स की हैं. क्वेश्चन इन कीट्स सोनेट, कीट्स की कौन सी सोनेट? व्हेन आई हैव फियर आई मे सीज टू बी. व्हाट डज ही फियर मोस्ट? किसका उन्हें डर था? लूजिंग हिज लव, अपने लव को खोने का, या फिर डाइंग बिफोर अचीविंग पोएट्स ग्रेटनेस. वो तो वैसे ही हमें पता लगता है जब उन्होंने बोल दिया हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर. और फेडिंग इनटू ऑब्सक्योरिटी, ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा हमारा ऑप्शन. जो भी उनका मतलब उनको डर था कि वो बहुत जल्दी जो है उनकी डेथ हो जाएगी, और लव से भी एक उनका मतलब वो भी खो जाएगा, और जो भी उनका पोएटिक अचीवमेंट है वो उनको नहीं मिल पाएगा, उनको उनका लव नहीं मिल पाएगा. ये सारा फियर उनको था. तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पोएम इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की कौन सी नहीं है? कुबला खान, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द सॉल्टरी रीपर या वी आर सेवन. तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जिसको लैच गिदड़ बोलते हैं, ये भी वर्ड्सवर्थ की है. सॉल्टरी रीपर भी वर्ड्सवर्थ की है. वी आर सेवन भी वर्ड्सवर्थ की है. कौन सी नहीं है? कुबला खान वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है, लेकिन किसी का तो होगा. किसका है? सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये वर्क है, कुबला खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वी आर सेवन वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ठीक है. हाउ डज द चाइल्ड व्यू डेथ? उसमें जो बच्चा है वो डेथ को कैसे देखता है?
एज अ ट्रेजिक सेपरेशन, एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, एज इररिलेवेंट या एज अ पनिशमेंट। तो वो डेथ को एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ देखता है। वो मतलब मेंटेन करता है कि जो भी उसके सिबलिंग्स हैं वो अभी भी उसकी फैमिली का पार्ट हैं, और उसमें वर्ड्सवर्थ ने रिफ्लेक्ट किया है जो भी इनोसेंस है, फेथ है एक चाइल्ड का, उसको उन्होंने वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा कि द चाइल्ड व्यू डेथ एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। Arnold's quote, "Poetry is at bottom a criticism of life," reflects his belief that, क्या आर्नोल्ड बताना चाहते थे अपने इस कोट में कि पोएट्री सर्व टू एंटरटेन द मासेस? नो, पोएट्री शुड बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। अगला पढ़ते हैं ऑप्शन की, पोएट्री शुड क्रिटिसाइज पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा नहीं था। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, ऐसा भी अर्नोल्ड का मानना नहीं था। उनका था कि पोएट्री शुड बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आर्नोल्ड के कोट से ये क्वेश्चन लिया है। Arnold's quote, "The grand thing is to be able to pick out the best from the bad," refers to which aspect of human life? Political leadership पे, या फिर the selection of quality literature and art, the importance of material wealth, या फिर the avoidance of failure? तो सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये जो लाइन्स हैं ये रेफर करते हैं जो सिलेक्शन है क्वालिटी का लिटरेचर एंड आर्ट से, उस पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। Next question, Arnold's view of literature as the best that has been thought and said reflects which of the following ideas? मतलब क्या बोला था उन्होंने लिटरेचर को जब ये था कि उनका मानना था कि द लिटरेचर इज द बेस्ट एंड दैट हैज बीन थॉट एंड सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? लिटरेचर शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी? नो, उनका था कि जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करे जो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल हैं और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि लिटरेचर शुड रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन, विच पोम बाय आर्नोल्ड इज एन एलिजी फॉर हिज फ्रेंड्स आर्थर ह्यू क्लो? उन्होंने एक एलिजी लिखी थी अपने फ्रेंड को, उस एलिजी का नाम क्या था? पेस्टोरल एलिजी। डावर बीच नहीं है, स्कॉलर जिप्सी नहीं है, एम्पीडोकस और एटना नहीं है। तो थायरसिस जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो थायरसिस है वो इसका सही आंसर होगा, जो उन्होंने अपने फेलो पोएट और जो उनके क्लोज फ्रेंड थे आर्थर ह्यू क्लो, उनकी डेथ पे ये एलिजी लिखी थी, एंड इट वाज एन पेस्टोरल एलिजी। Next question. The phrase emotion recollected in tranquility is associated with, किसका ये फ्रेज है? पहले तो बात करते हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फ्रेज का यूज किया था, कहाँ पे किया था? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में किया था। क्या डिस्क्राइब करने के लिए क्या था कि मतलब पोएट किस तरीके से जो है अपने इमोशंस को पोएट्री में डालते हैं, इस चीज के लिए इन्होंने इस फ्रेज का यूज किया था। तो किससे एसोसिएटेड हो सकता है ये? द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ अ पोएट? जी हाँ। रिलीजियस मेडिटेशन से तो नहीं होगा, नेचर के इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमैनिटी इससे भी नहीं है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से भी नहीं है। तो सही आंसर कहाँ क्या होगा यहाँ पे? द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ अ पोएट, क्योंकि उन्होंने यही डिस्क्राइब करने के लिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में जो उन्होंने अपनी पोएट्री की डेफिनेशन दी थी कि किस तरीके से पोएट जो है वो अपने इमोशंस को और कॉमन पीपल की इमोशंस को पोएट्री में डाले। मतलब कि जो आ रहा है, जो चल कुछ भी आर्टिफिशियल ना हो, जो मन में है वो पोएट्री है, ये उनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नोल्ड्स आइडिया ऑफ हेब्रेनिज्म एंड हेलेनिज्म कॉन्ट्रास्ट। मैथ्यू आर्नोल्ड ने दो शब्द दिए थे, दो हम कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल दिया था हेब्रेनिज्म एंड हेलेनिज्म का, ये इन्होंने कल्चर एंड एनार्की में दिया था। तो मेनली जो हेब्रिज्म था वो रिप्रेजेंट करता था एक स्ट्रिक्ट मॉरलिटी को, मॉरल डिसिप्लिन को, और जो हेलेनिज्म था वो सिग्निफाई करता था, वो प्रेजेंट करता था एस्थेटिक इंजॉयमेंट को। तो इनका आइडिया क्या रिफ्लेक्ट कर, क्या कॉन्ट्रास्ट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल लाइफ नहीं, रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म नहीं, फेथ एंड साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, ये है कि रिलीजियस मॉरलिटी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। जो हेलेनिज्म है ये ब्यूटी, एस्थेटिकनेस इससे रिलेटेड है, और जो हेब्रिज्म वो स्ट्रिक्ट मॉरल डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो रिलीजियस मॉरलिटी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज वर्ड्सवर्थ माइकल प्राइमरीली डिपिक्ट? जो वर्ड्सवर्थ का एक पोयम था माइकल करके, वो क्या डिपिक्ट करता है? एक शेफर्ड की ट्रेजेडी, अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, अ यंग मैन जर्नी, या फिर अ फादर सन रिलेशन? तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें एक फादर और सन के रिलेशनशिप को दर्शाया थक गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है। जो भी शेफर्ड था और उसका एक बेटा था, आई थिंक ल्यूक करके कुछ उस बच्चे का नाम था। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इन दोनों के ही रिलेशनशिप को इसमें इन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। है विच रोमांटिक आइडिया डस वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर इन द टेबलस्टन? टेबलस्टन वर्ड्सवर्थ का वर्क है। इसमें इन्होंने जो एकेडमिक्स हैं, जो नॉर्मल बुक्स हैं, उनको पढ़ने के बजाय जो लर्निंग है नेचर की, उस पर फोकस किया था। तो ऑप्शन क्या है हमारे? वही क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने बताया था इसमें इंडिविजुअल हीरोइज्म नहीं था, सुपर नेचुरल चीजें नहीं थी, अर्बल एलिनेशन नहीं था, द सुपरमेसी ऑफ नेचर ओवर बुक, लेट नेचर बी योर टीचर, जो इनका एक कोट है कि किताबों से बाहर निकलो और नेचर को देखो। यही चीज है कि मतलब एकेडमिक्स को छोड़ के आप नेचर से सीखो, नेचर को पढ़ो, नेचर को सुप्रीम माना है ओवर एकेडमिक बुक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नोल्ड्स पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ? जो आर्नोल्ड की पोएट्री होती है उसमें क्या चीज होती है? मेनली जो आर्नोल्ड की पोएट्री होती है ना, उसमें जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है फेथ का और डाउट का, उसको दिखाया जाता है। जैसे कि आप डावर बीच की हम बात करें, या फिर जो ग्रैंड चैटेड्यूस, स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चैटेड्यूस करके एक वर्क है इनका, उनको देखें तो हमेशा यही चीज हमें देखने को मिलेगी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट, जो कि यहाँ पे हमें हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, how does Wordsworth incorporate the idea of organic form in his poetry? ऑप्शन है by following strict classical structures, no, ऐसा तो वो नहीं करते थे। by allowing the poem to develop naturally from its subject and emotion, बिल्कुल सही बात है कि by allowing the poem to develop naturally from its subject and his emotion। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का क्या मानना था ये पोएम को लेके, वही जो मैं आपको बार बार बोले जा रही हूँ कि पोएट्री पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी थीम से, इमोशन कोर से, नेचर से, कॉमन पीपल से, कॉमन लाइफ से रिलेट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा और अदर ऑप्शन रॉन्ग है। पोएट्रिक ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं था, फिक्स्ड राइम स्कीम से कोई मतलब नहीं था। Next question. In Tintern Abbey, Wordsworth contrasted two types of experience of nature. What are they? दो टाइप की कॉन्ट्रास्ट के बारे में उन्होंने बात की थी, वो क्या थे? अर्बन वर्सेस रूरल एक्सपीरियंस? ऐसा तो नहीं था टिंटन एबे में अर्बन वर्सेस रूरल। सेंसरी वर्सेस रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव? नो, ऐसा भी नहीं था। चाइल्डहुड और ओन एज? नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सेंसरी वर्सेस रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंसेस। उन्होंने जो भी फिजिकल सेंसेशन है और जो एडल्टहुड है, यूथ है, उन सबको एक कॉन्ट्रास्ट किया था टिंटन एबे में। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा सेंसरी वर्सेस रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंसेस। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशंस काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जल्दी मिलते हैं। इसके बाद जो टीएस इलियट है, हमारे टेनिसन है, इन पे मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी। तो जो सेशन 2 रहेगा उसके लिए तैयार रहेगा। तब तक के लिए इस सेशन को देखिए और कमेंट्स कीजिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।